नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। इस खास शो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ईडी की कार्रवाई से नाराज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की केंद्र को धमकी, कहा घर घर ईडी भेजोगे तो करना पड़ेगा विद्रोह। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में रिपोर्ट दर्ज, आईएनएस विक्रांत के नाम पर जमा करोड़ों रुपए के गबन का आरोप। जबरन वसूली मामले में अनिल देशमुख की याचिका पर सुनवाई से हटे बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 जज 11 अप्रैल तक सीबीआई की हिरासत में भेजे गए देशमुख। महाविकास अघाड़ी दल में नहीं, ऑल इज वेल, सोनिया गांधी से मिले कांग्रेसी विधायक, कहा नहीं मिलता फंड, हो रही अनदेखी। अजान पर शिवसेना के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र सरकार ने भी तय किया कितना तेज बजेगा स्पीकर। चलिए अब हेडलाइंस के बाद बात खबरों की कर लेते हैं। तो पहली खबर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के एक बयान की आलोचना करते हुए बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रकांत पाटिल ने कोल्हापुर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए धन के कथित हस्तांतरण की जांच के लिए ईडी को लेटर लिखेंगे, जिस पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर बीजेपी घर घर ईडी भेजेगी तो लोगों को विद्रोह करना पड़ेगा। वहीं शिवसेना ने हैरानी जताते हुए पूछा कि क्या ईडी को उन राज्यों के मतदाताओं की जांच करनी चाहिए जहां से बीजेपी ने हाल ही में चुनाव जीता है। साथ ही शिवसेना ने बीजेपी और ईडी को पणजी और सकल सीट से जांच शुरू कराने की चुनौती दी, जहां से बीजेपी विधायक अतानासिया मुनसेरेट और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत चुनाव जीते हैं। इसके साथ ही शिवसेना ने कहा कि चंद्रकांत पाटिल के पास ईडी की तरफ से मतदाताओं की जांच कराने की अच्छी योजना है। अगर हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे को हर घर ईडी के साथ जोड़ा जाता है तो फिर जनता को विद्रोह करना होगा। ठाकरे ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान मतदाताओं को भ्रष्ट करार देने जैसा है और ये कोल्हापुर के लोगों का अपमान है। आपको बता दें कि कोल्हापुर उत्तर विधानसभा की सीट पर 12 अप्रैल को उपचुनाव होना है। चलिए अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर बीजेपी नेता किरीट सोमैया से जुड़ी हुई है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और उनके बेटे नील सोमैया के खिलाफ मुंबई में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल ये बता दें आपको कि आईएनएस विक्रांत को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए बीजेपी नेता और उनके बेटे ने करीबन 57 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे, जिसके गबन के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में एक पूर्व सेना अधिकारी की शिकायत पर सोमैया के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406 और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह भी आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के बाद 6 अप्रैल को संजय राउत ने सोमैया पर यह आरोप लगाया था और कहा था इन पैसों को राजभवन में इकट्ठा करना था, लेकिन बीजेपी नेता ने इस राशि को गबन कर लिया। वहीं किरीट सोमैया पर हुई इस कार्रवाई के बाद संजय राउत ने ट्वीट करके एक बार फिर उन पर हमला बोला है। संजय राउत ने ट्वीट करते हुए कहा कि मार्क माय वर्ड्स, आईएनएस विक्रांत के नाम पर करोड़ों रुपए जमा कर देश और जनता को ठगने वाले सोमैया बाप बेटे को जेल जाना होगा। किरीट सोमैया महाराष्ट्र द्रोही तो है ही, अब देशद्रोही भी साबित हो गए। लोगों को अब चुप नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रीय भावना की कालाबाजारी करने वाली बीजेपी से जनता को जवाब मांगना चाहिए। आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत को 1961 में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। वो राष्ट्रीय श्रेणी का विमान वाहक पोत है। उसने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान के नौसेना को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। जनवरी 2014 में इस जहाज को एक ऑनलाइन नीलामी के जरिए बेच दिया गया, जिसको बेचने के लिए ये राशि इकट्ठा की गई थी।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात तीसरी खबर की कर लेते हैं। ये खबर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़ी हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में पूर्व गृह मंत्री देशमुख की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें सीबीआई की तरफ से उनको हिरासत में लेने की मांग को चुनौती दी गई थी। लेकिन जिन जजों को इस पर सुनवाई करनी थी, उनमें से 2 जजों ने इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो देशमुख की याचिका को न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन जब मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति डेरे ने कहा कि मेरे सामने नहीं और संकेत दिया कि वो इस पर सुनवाई नहीं कर रही है और खुद को इस सुनवाई से अलग कर लिया। वहीं जस्टिस नाइक ने भी खुद को इस मामले से अलग कर लिया, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अब इस मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंप सकते हैं। आपको बता दें कि विशेष सीबीआई अदालत ने अनिल देशमुख के सहयोगियों संजीव पलांटे और कुंदन शिंदे के साथ बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को भी सीबीआई हिरासत में लेने की इजाजत दी थी। हालांकि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद से देशमुख, पलांटे और शिंदे न्यायिक हिरासत में है। वहीं देशमुख ने इस मामले में तर्क दिया था कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सीबीआई हिरासत में नहीं दिया जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की कर लेते हैं। यह खबर महाविकास अघाड़ी सरकार से जुड़ी हुई है। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार के साथ गठबंधन में होने के बावजूद कांग्रेस के विधायक खुश नहीं हैं, जिस कारण 22 कांग्रेसी विधायकों ने दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी से मुलाकात की और इस बात पर शिकायत की। विधायकों ने उनकी अनदेखी के साथ ही प्रदेश की सियासी समस्याओं से भी सोनिया गांधी को रूबरू करवाया। विधायकों ने सोनिया से शिकायत की कि उन्हें सरकार की तरफ से फंड नहीं मिल रहा। कांग्रेस के कोटे से जो सरकार में मंत्री बने हैं वही फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उन तक राशि नहीं पहुंच पा रही। इससे वो अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर पा रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कोटे से मंत्री बने हैं उनका प्रभाव सरकार के फैसलों में नजर नहीं आ रहा। कई बार सीएम से मुलाकात के लिए वक्त मांगा जाता है, वो भी नहीं मिल पाता। विधायकों ने सोनिया गांधी से मांग की कि सरकार में कांग्रेस के कोटे से जो मंत्री हैं उन्हें बदला जाना चाहिए। आपको बता दें कि जब से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बनी है, तब से पहली बार ऐसा हुआ कि विधायकों का दल सोनिया गांधी से मिला है, जिस पर सोनिया गांधी ने जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने की बात कही है और ये भी कहा कि शिवसेना और राकपा कार्यकर्ता भी सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार होने के बाद भी उनका काम नहीं हो पा रहा। हालांकि नेता इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। नेताओं का कहना है कि महाविकास अघाड़ी दल में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों की नाराजगी का अगर जल्दी समाधान नहीं किया गया तो अघाड़ी सरकार का ढहना लगभग तय माना जा रहा है। चलिए अब आखिरी खबर की बात कर लेते हैं। ये खबर अजान से जुड़ी हुई है। हफ्ते भर से महाराष्ट्र में अजान पर सियासत गर्म है। वहीं महाराष्ट्र से होता हुआ ये विवाद कर्नाटक तक पहुंच चुका है, जहां कर्नाटक की मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों में साउंड नापने की मशीन लगाने को लेकर सियासत शुरू हो गई। वहीं इसको लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बड़ा बयान देते हुए जानकारी दी है कि महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर से अजान के मुद्दे पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अजान करते वक्त लाउडस्पीकर डेसिबल का स्तर कितना होना चाहिए। बता दें कि इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की थी। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो हिंदू मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे, और एक कार्यकर्ता ने ऐसा किया भी था, जिसके बाद उस पर पुलिस की तरफ से जुर्माना लगाया गया था। तब से ये विवाद गरमाया हुआ है। तो ये थी महाराष्ट्र से जुड़ी 5 बड़ी खबरें महाराष्ट्र फाइल शो में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे कुछ और नई खबरों के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी,
उत्तर प्रदेश।